CH71 ख्वाहिश का मिसक्रेज। आई वॉन्ट माई वाइफ सेफ, आप हमारी गुड़िया के साथ रहे। ख्वाहिश की बात सुनकर रुद्राक्ष को अपने सीने में एक दर्द महसूस होता है। वह अपना हाथ जो उसने ख्वाहिश के पेट पर रखा हुआ था वो पूरी तरह से खून से भर गया था। रुद्राक्ष उस हाथ को ख्वाहिश के गाल पर रखकर बोला, नहीं स्वीट हार्ट, कुछ नहीं होगा, हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा, फिक्र मत करो, टेक अ डीप ब्रेथ, हम अभी हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं। रुद्राक्ष आदित्य की तरफ देखता है जिसकी आंखें नम हो चुकी थी। आदित्य रुद्राक्ष की नज़रों को समझकर जल्दी से अपना सर हिलाकर कार की तरफ जाता है। नताशा जैसे ही ख्वाहिश के ऊपर फिर से गोली चलाने वाली थी कि श्री अपने हाथ में पकड़ी गन से नताशा के ऊपर गोली चला देता है। श्री ने पूरी 6 की 6 गोलियां नताशा के बॉडी में उतार दी थी जिससे नताशा के वहीं मौत हो चुकी थी। रुद्राक्ष के गार्ड्स औरत नताशा के गार्ड्स के बीच लड़ाई शुरू हो चुकी थी जो नताशा की मौत से वहीं रुक जाती है। वह सब लोग नताशा को देखने लगते हैं और रुद्राक्ष ख्वाहिश को अपनी गोद में उठाकर वहां से सीधा हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। आदित्य कार ड्राइव कर रहा था। रुद्राक्ष ख्वाहिश के गाल को दबाकर बोला, आंखें बंद मत करो स्वीट हार्ट, आंखें खुली रखने की कोशिश करो प्लीज। ख्वाहिश अपनी अधखुली आंखों से रुद्राक्ष की तरफ देखती है। रुद्राक्ष की आंखों में वो पहली बार कोई डर देख रही थी। ख्वाहिश के गालों पर, उसके पेट पर और कमर पर खून लगा हुआ था और ख्वाहिश का खून रुद्राक्ष की हाथ पर, उसकी शर्ट पर, गाल पर भी लगा हुआ था। ख्वाहिश धीरे से अपना हाथ ऊपर करके रुद्राक्ष के गाल पर रख देती है और उसके गालों पर अपने अंगूठे से सहलाकर एक मुस्कान के साथ बोली, रुद्राक्ष अगर हमें आज कुछ हो जाए और अगर हमारा बच्चा बच सके तो उसे बचा लीजिएगा प्लीज़। मैं चाहती हूँ कि आप हमारी गुड़िया के साथ रहे वैसे ही जैसे हमारे साथ रहते हैं। हम आपको पहले जैसा रुद्राक्ष बनते नहीं देखना चाहते। रुद्राक्ष अपनी लाल आंखों से ख्वाहिश को घूरते हुए बोला, शट अप स्वीट हार्ट, बकवास मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मेरे पेशेंस का टेस्ट मत लो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी और हमारी प्रिंसेस को भी कुछ नहीं होगा, ओके। ख्वाहिश अपनी आंखें बंद करके अपना दर्द सहते हुए बोली, जरूरी तो नहीं है कि हम बच जाए और सिचुएशन तो यही कह रही है कि हम नहीं बचेंगे, आप प्लीज़ हमारे बच्चे का ख्याल रखना। ऐसा मत बोलिए भाभी, कुछ नहीं होगा आपको, आप में और हमारी आने वाली गुड़िया, हम साथ में मिलकर भाई को परेशान करने वाले थे, अपने प्रॉमिस किया था, आप ऐसे प्रॉमिस नहीं तोड़ सकती प्लीज़, आदित्य रुंधी हुई आवाज़ में बोला। ख्वाहिश उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती क्योंकि वह बेहोश हो चुकी थी। रुद्राक्ष जोर से बोला, हरी अप आदि, ख्वाहिश अपने बेहोश हो चुकी है, जल्दी करो फास्ट। आदित्य ओवर स्पीड से कार चलने लगता है और कुछ ही देर में वह लोग अस्पताल पहुंच जाते हैं। श्री ने पहले से ही सारी चीज़ अरेंज करवा दी थी। हॉस्पिटल में रुद्राक्ष ख्वाहिश को अपनी गोद में लेकर आता है और उसे स्ट्रेचर पर लेटाकर सीधा ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। रुद्राक्ष भी ख्वाहिश के साथ अंदर जाने लगता है तो वो डॉक्टर रुद्राक्ष को रोकते हुए बोली, आप यही रहे सर, प्लीज़ हमें हमारा काम करने दीजिए, अगर आप वहाँ रहेंगे तो हमें डिस्टर्ब होगा और अगर काम में डिस्टर्ब होगा तो हो सकता है कि हमें हमारे अकॉर्डिंग रिजल्ट ना मिले, प्लीज़। आदित्य रुद्राक्ष के हाथ को पकड़कर बोला, भाई प्लीज़ उनकी बात मान लीजिए। रुद्राक्ष उस फीमेल डॉक्टर को घूरते हुए बोला, आई वॉन्ट माई वाइफ सेफ। वो डॉक्टर अपना सर हाँ में हिलाकर अंदर की तरफ चला जाता है। रुद्राक्ष वही बेंच पर अपनी आंखें बंद करके बैठ जाता है। आदित्य उसके पास बैठकर उसे कंधे पर अपना सिर रखकर बोला, भाई आप फिक्र मत करिए, ख्वाहिश को कुछ नहीं होगा और ना ही हमारी प्रिंसेस को कुछ होगा। रुद्राक्ष उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। कुछ देर बाद एक वार्ड बॉय आता है। वह रुद्राक्ष के सामने एक पेपर और पेन रखते हुए बोला, सर आपकी वाइफ का मिसकराज हो चुका है, आपके बेबी को बचाना इम्पॉसिबल था क्योंकि गोली लगने से वो डैमेज हो चुका था, इसलिए आप इस पेपर पर साइन कर दीजिए। इसमें ये लिखा है कि हम आपकी बीवी को बचा रहे हैं और आपके बच्चे को नहीं बचा पा रहे, तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं होगी। आदित्य गुस्से से बोला, तुम्हारी कोई गलती नहीं होगी मतलब हमें ख्वाहिश और हमारी गुड़िया सही सलामत चाहिए, समझ आए बात, वरना मैं तुम्हारे इस पूरे हॉस्पिटल को आग लगा दूंगा। वो वार्ड बॉय आदित्य की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर वह 2 कदम पीछे हो गया था डर से और रुद्राक्ष बिना किसी भाव के आदित्य को देख रहा था। आदित्य उस वार्ड बॉय को कुछ ना बोलते देख उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। रुद्राक्ष उसके हाथ को पकड़कर उसे रोकते हुए बोला, शांत हो जगह आदि, वो लोग अपना काम करना जानते हैं, लाओ पेपर दो मुझे। रुद्राक्ष उस वार्ड बॉय की तरफ अपना हाथ करके बोला। वो बहुत दूर से ही रुद्राक्ष को पेपर दे देता है। रुद्राक्ष सारी चीज़ पढ़ने के बाद अपना सिग्नेचर कर देता है और अपने लाल आंखों से और उस वार्ड बॉय और साथ में खड़े हुए डॉक्टर को देखकर बोला, मुझे मेरी बीवी सही सलामत चाहिए, उसे अगर एक आंच भी आए तो मैं तुम सबको जान से मार दूंगा। वो वार्ड बॉय जल्दी से अपना सिर हाँ में हिलाकर वहां से चले जाते हैं। आदित्य कुछ बोल नहीं रहा था, उसकी आंखों से कुछ बंदा आंसू गिर जाते हैं। रुद्राक्ष उसके सिर को पकड़कर अपनी तरफ मोड़ते हुए बोला, शांत हो जाओ आदि। आदित्य रुद्राक्ष को गले लगाकर रोते हुए बोला, पर भाई वो ऐसा कैसे कह सकता है कि वह हमारी गुड़िया को नहीं बचा सकता, 3 महीने हो गए हैं उसे, कुछ वक्त में वह हमारे साथ होती, वह कह रहा है कि वह उसे नहीं बचा सकता। इस बात का दुख मुझे भी है आदित्य, पर हम कुछ नहीं कर सकते, जो होना था वह हो गया। रुद्राक्ष उसके सिर पर अपना हाथ फेर के बिना किसी भाव के बोला। तभी वहां पर राकेश जी आ जाते हैं। वो रुद्राक्ष और आदित्य के पास बैठकर बोले, इतना सब कुछ हो गया रुद्राक्ष और तुमने मुझे बताना भी नहीं, सही नहीं समझा। रुद्राक्ष बिना किसी भाव के बोला,
तो क्या ख्वाहिश के पीछे जाओ या यहाँ बैठकर सबको बताता फिर हूँ कि मेरे साथ यह हुआ है। राकेश से एक गहरी सांस लेकर बोले, तुमसे तो बात करना ही बेकार है, बताओ आदि क्या हुआ था। आदित्य राकेश जी को सारी बातें बताने लगता है। राकेश से गुस्से से अपने मुठिया कसते हुए बोले, वो खन्ना ऐसा कैसे कर सकता है, उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। रिलैक्स डैड, मुझे पता है कि उन लोगों के साथ क्या करना है, रुद्राक्ष बिना किसी भाव के बोला। रुद्राक्ष के चेहरे पर भले ही कोई भाव नहीं थे पर वो बेहद गुस्से में और तकलीफ में था। ये बात राकेश जी समझ रहे थे। वो रुद्राक्ष को अपने गले लगा लेते हैं। रुद्राक्ष बस ऐसे ही चुपचाप बैठा रहता है। आदित्य भी दूसरी तरफ से राकेश जी को गले लगा लेता है। कहाँ है हमारी बेटी, कहाँ है ख्वाहिश, रंजीत जी की कड़क आवाज वहां पर गूंज उठती है। आदित्य और राकेश जी अपना सिर उठाकर सामने की तरफ देखते हैं तो सामने रंजीत जी, सपना जी, अर्थ, आरुषि, मुकुंद जी, कृष्णा और कबीर सभी वहां पर आए हुए थे। सबके चेहरे पर ही परेशानी साफ नजर आ रही थी, सिवाय रंजीत जी के। उनके चेहरे पर बेहद गुस्सा दिख रहा था। सपना जी की नज़र राकेश जी पर जाती है पर वह जल्दी से अपने नज़र घुमा लेती है। रंजीत जी सीधा रुद्र के पास जाकर उसे धूलते हुए बोले, कहाँ है मेरी ख्वाहिश, तुमने कहा था तुम उसका ख्याल रखोगे, ऐसे ख्याल रख रहे हो तुम मेरी बेटी का। शादी के अगले दिन भी वो किडनैप हो चुकी थी, तब तुमने उसे बचा लिया, इसलिए मैं मान गया था तुम्हारी शादी के लिए कि तुम उसकी रक्षा कर सकते हो, पर मुझे नहीं पता था रुद्राक्ष की तुम इतनी बड़ी गैर जिम्मेदारी दिखाओगे। मेरी बेटी आज ऑपरेशन थिएटर में, तुम्हें पता था वह प्रेग्नेंट है, उसको गोली लगी है, इसके जिम्मेदार कौन है? हाँ, कौन है इसका जिम्मेदार, तुम या तुम उसका दोष अभी भी अपने गार्ड्स के ऊपर डाल दोगे कि उन्होंने ख्वाहिश का ध्यान ठीक से नहीं रखा? रुद्राक्ष रंजीत जी के मुंह से प्रेग्नेंट शब्द सुनकर सपना की हैरानी से उनकी तरफ देखती रह जाती है। उन्हें अभी तक नहीं पता था कि ख्वाहिश प्रेग्नेंट है, बाकी सबको तो पता ही था। उन लोगों का रिएक्शन सपना जी जैसे नहीं था। सपना जी अपने मुंह पर हाथ रखकर धीरे से बोली, प्रेग्नेंट, ख्वाहिश प्रेग्नेंट थी। रुद्राक्ष अभी भी कुछ नहीं बोल रहा था, वह बिना किसी भाव के एक टक फर्श को घूर रहा था। रंजीत जी जैसे ही रुद्राक्ष का कॉलर पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ते हैं, अर्थ, कबीर और आदित्य तीनों ही रुद्राक्ष और रंजीत जी के सामने आ जाता है। आदित्य अपने लाल आंखों से रंजीत जी को घूरते हुए बोला, अंकल इस वक्त भाई इस सिचुएशन में नहीं है कि वो आपसे लड़ते रहे, आप जितनी तकलीफ में है मेरा भाई उससे भी ज्यादा तकलीफ है मैं है। आई होप कि आप उसे प्रोवोक ना करें। अर्थ और कबीर रंजीत जी से शांत रहना को कहते हैं और उनके हाथों को पकड़कर वही बैठ देते हैं। रुद्राक्ष अपने चेयर से उठकर बाहर की तरफ चल जाता है। श्री जो वही साइड में खड़ा था, वो रुद्राक्ष को बाहर जाता देखा है तो वह भी उसके पीछे जाने लगता है। आदित्य भी उसके पीछे जाने लगता है तो अर्थ आदित्य को रोककर खुद रुद्राक्ष के पीछे चला जाता है और कबीर बाकी डॉक्टर से बात करने के लिए चला जाता है। सपना जी रंजीत जी की तरफ देखकर बोली, ख्वाहिश प्रेग्नेंट थी, आपने मुझे बताया नहीं। रंजीत जी अपनी कोल्ड आवाज में बोले, इसमें बताना क्या था, शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई थी, वह तो लोगों को धंधोरा पीट कर बता तो नहीं सकता था ना। रंजीत जी की रूड आवाज सुनकर राकेश जी अपना सर उठाकर रंजीत जी को देखते हैं। राकेश जी को रंजीत जी का सपना जी के साथ रूड होकर बात करना अच्छा नहीं लगा था, पर सपना जी को कोई फर्क नहीं पड़ा था क्योंकि उन्हें पता था कि रंजीत जी गुस्से में कभी कभी ऐसी बात करते थे। राकेश जी वहां से उठकर दूसरी तरफ चले जाते हैं। राकेश जी कुछ दूर ही चले थे कि वह सामने से आ रही एक फीमेल डॉक्टर से टकरा जाते हैं। उस डॉक्टर के हाथ में जो फाइल थी वह गिर जाती है और सारे पेपर्स बिखर जाते हैं। राकेश जी उस डॉक्टर को अपना पेपर्स समेटने में हेल्प करते हैं और बिना उन्हें देखे वहां से जाने लगते हैं। वह डॉक्टर बस राकेश जी के चेहरे को भी देख रहे थे, उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। वह राकेश जी को आवाज लगाते हुए बोली, राकेश। राकेश जी अपना नाम उस डॉक्टर के मुंह से सुनकर पीछे मुड़कर देखते हैं तो कुछ पल उस डॉक्टर को देखते रह जाते हैं। वह डॉक्टर राकेश जी के सामने खड़ी होकर बोली, अभी भी नहीं पहचाना क्या यार, इतनी तो नहीं बदली मैं। नम्रता, नम्रता सिंह याद है? बिल्कुल याद है, तो मैं कैसे भूल सकता हूँ नम्रता। राकेश जी नम्रता जी के चेहरे को देखते हुए बोले, चलो शुक्र है मेरा नाम तो याद है तुम्हें कम से कम। नम्रता जी राकेश जी को चेहरे को देखते हुए बोली। उनकी नज़र राकेश के कपड़ों पर जाती है। राकेश जी ने ब्लैक बिजनेस सूट पहना था जिसके नीचे व्हाइट शर्ट पहनी थी जिस पर हल्का सा खून लगा हुआ था, वो रुद्राक्ष के शर्ट पर लगा था और रुद्राक्ष को गले लगाने से राकेश जी के शर्ट पर भी लग गया था। नम्रता जी अपना हाथ आगे बढ़ाकर राकेश जी के सीने पर अपना हाथ रखकर बोली, ये कैसे हुआ राकेश, तुम्हें कहीं चोट लगे हैं क्या? चलो केबिन में, मैं तुम्हारा इलाज कर देती हूँ। राकेश जी नम्रता जी के हाथ को पकड़कर बोली, मैं ठीक हूँ नम्रता, डोंट वरी, कुछ नहीं हुआ है, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मेरी बहू का एक्सीडेंट हो गया है तो उसे यहाँ लाया गया है, बस उसी की वजह से लग गया। बहू? नम्रता जी धीरे से बोली, हाँ तुम्हारी तो शादी हो गई थी ना, बच्चे भी होंगे तो बहू तो होगी ही, कैसे हैं सब लोग, ठीक है? सपना कैसी है? राकेश जी अपना सरना में हिलाकर बोले, डोंट नम्रता, में और सपना आप साथ नहीं है, वह किसी और की बीवी है, खुश है। आई होप तुम दोबारा इस बात का जिक्र नहीं करोगी। नम्रता जी आगे कुछ नहीं बोलती। राकेश जी बोले, तुम्हारा क्या हुआ, क्या तुमने शादी कर ली? शादी करनी तो थी किसी एक से, पर उसने तो किसी और से कर ली, उसके बाद किसी और के साथ शादी करने का मन ही नहीं किया तो बस अपने करियर से शादी कर ली। नम्रता की एक हल्की सी मुस्कान के साथ बोली। CH-72 रुद्राक्ष का कहर, मुबारक हो भाई, देख तुझे मां मिल गई।
राकेश जी बस नम्रता जी की आंखों में देख रहे थे, नम्रता की भी उनकी आंखों में देख रही थी। राकेश जी अपनी नज़रें फेरते हुए बोले, नम्रता प्लीज़ वो सारी चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें पता था ना कि मैं पहले भी सपना से प्यार करते थे और अभी भी सपना से प्यार करते हो। यू नो वॉट, मुझे कभी सपना से जलन होती है। मैं बस ये सोचती रहती हूँ कि कितनी लकी है वह कि उसे अपने लिए तो इंटेंस लवर मिले, एक रंजीत और तुमने उसे अपने प्यार के लिए जाने दिया और रंजीत ने उसे अपने प्यार के लिए हासिल कर लिया। और एक मैं हूँ कि जिससे मैंने प्यार किया उसने मुझसे कभी प्यार नहीं किया और बाकी कोई मुझे नहीं चाहिए। नम्रता जी बिना किसी भाव के राकेश की आंखों में देखकर बोली। राकेश जी गहरी सांस लेकर बोले, ये तो नहीं है नम्रता कि तुम्हें कभी किसी ने अप्रोच नहीं किया। ऑब्वियसली किया था पर तुमने रिजेक्ट कर दिया था, तो प्रॉब्लम किसकी है इसमें? ऑफ कोर्स मेरी प्रॉब्लम है, आई नो, मुझे पता है। पर तुम्हें पता है राकेश, किसी ने क्या सही चीज़ कही है कि जो हमें चाहिए उसे हम नहीं चाहिए और जिसे हम चाहिए वह किसे चाहिए? नम्रता जी हंसते हुए बोली। नम्रता जी की बात सुनकर राकेश जी को भी ना चाहते हुए हंसी आ जाती है, वह भी हंसने लगते हैं। नम्रता जी आगे बढ़कर एकदम से राकेश जी को गले लगा लेती है। राकेश जी नम्रता जी की इस हरकत से पहले तो हैरत गए थे। नम्रता जी उन्हें और कस के गले लगा लेती है। राकेश जी हल्के से उसका सर सहला देते हैं और यह नज़ारा तो वहां पर खड़े कोई और लोग भी देख रहे थे। यह कोई और नहीं आदित्य और कबीर थे। कबीर आदित्य के कंधे को थपथपा कर बोला, मुबारक हो भाई, देख तुझे माँ मिल गई। आदित्य कबीर की तरफ देखते हुए बोला, हाँ भाई, क्या करूं, जाकर माँ के पैर पड़ लूं या गले लगा लूं? वह जैसे ही जाने वाला था तो कबीर उसे रोकते हुए बोला, रुक जा मेरे बाप, इतनी भी क्या जल्दी है, पहले पूरा मैटर तो पता करने दे। उस आंटी को देखकर तो साफ पता चल रहा है कि वह डैड से प्यार करती है, पर डैड का क्या सीन है ये जानना पड़ेगा। आदित्य जासूसों की तरह छुपकर उन लोगों को देखते हुए बोला। कबीर उस नम्रता जी को देखकर बोला, नहीं यार आंटी मत बोल, देख कितनी हॉट है। आदित्य उसके सर पर एक थप्पड़ लगाकर बोले, कमीन होने वाली माँ है मेरी, ऐसे नज़र मत लगा समझे, अपनी गंदी नज़र उसके ऊपर मत डाल वरना मैं नीति से कह दूंगा तो वो तेरी आंखें नोच लेगी, समझा? कबीर जल्दी से बोला, नहीं भाई मैं मजाक कर रहा था, प्लीज़ नीति से मत बोलना। आदित्य उसे इग्नोर करके आगे की तरह देखता है तो वहां पर नम्रता जी और राकेश जी दोनों ही नहीं थे। आदित्य अपने सर पर हाथ रखकर बोला, ये दोनों कहाँ गए? लगता है हनीमून पर चले गए। कृष्णा पीछे से आगे देखते हुए बोली। कबीर और आदित्य दोनों जैसे ही पीछे मुड़कर देखती हैं तो ये कृष्णा थी और कृष्णा उन दोनों के साथ राकेश जी और नम्रता जी को ही देख रहे थे। आदित्य कृष्ण की आंखों पर हाथ रखकर बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती? दो बड़े लोगों को गले मिलते हुए देखकर बेशर्म लड़की, कितनी बार कहा है ऐसी चीज मत देखा करो। कृष्ण उसके हाथ को अपनी आंखों से हटकर बोली, तुम गधे अपना हाथ हटाओ, हमें सब पता है, हम कोई छोटे नहीं है समझे। आदित्य अपनी एक आईब्रो उठाकर बोला, अच्छा सब पता है तो क्या पता है बताओ? यही कि राकेश अंकल उस डॉक्टर को पसंद करते हैं और वह डॉक्टर राकेश अंकल से प्यार करती है, सिंपल। कृष्ण इतराते हुए बोली। कबीर आदित्य के कंधे पर एक थप्पड़ मारकर बोला, अरे मुंह बंद कर, इस लड़की का तेरे भाई रुद्राक्ष को पता चल गया तो वह वैसे भी गुस्से में है, क्या पता उस खन्ना के साथ साथ आज हमारी भी अर्थी उठानी पड़े। आदित्य जल्दी कृष्ण के मुंह को बंद करके बोला, चुप हो जाओ यार, तुम मरवाओगी किसी दिन और ऐसे पीछे से ताका झांकी मत किया करो, समझी? खन्ना इंडस्ट्रीज, मिस्टर खन्ना यानी नताशा के डैड संजय खन्ना अपने मीटिंग रूम में बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर काफ़ी टेंशन थी और वह कुछ डरे हुए भी लग रहे थे। वह गुस्से से अपने बोर्ड मेंबर्स पर चिल्लाते हुए बोले, ये कैसे हो सकता है, एक ही दिन में, कुछ ही घंटे में कंपनी में इतना बड़ा नुकसान, हमारे हाथ से लगभग 10 डील्स जा चुकी है, जितने प्रोजेक्ट शुरू थे उन सारे लोगों ने अपने नाम पीछे खिंचवा लिए, मैं सिर्फ 2 घंटे में रोड पर आने की कगार पर आ गया हूँ। ये क्या है, कंपनी में इतना बड़ा घोटाला कैसे हो सकता है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मिस्टर खन्ना की डरावनी आवाज़ सुनकर वहां पर किसी हिम्मत नहीं हो रही थी अपना सर उठाने की। मिस्टर खन्ना कुछ बोलते हैं उससे पहले ही संजय जी का पाव उन्हें एक वीडियो दिखाता है जिसमें न्यूज़ चल रही थी कि मिस्टर संजय खन्ना, खन्ना इंडस्ट्रीज के सीईओ, काफ़ी इलीगल मैटर्स में उनका नाम सामने आया है। इलीगल हथियार रखना, ड्रग्स बेचना और इंडिया के यूथ को गलत रास्ते पर ले जाने के लिए इन्हें अरेस्ट किया गया है और उनके ऊपर कार्यवाही शुरू हो जाएगी कुछ वक्त में। हालांकि मिस्टर खन्ना की तरफ से अभी तक कोई आर्ग्यूमेंट सामने नहीं आया है, पर यह सारे पक्के सबूत हमें मिस्टर खन्ना की किसी करीबी पार्टनर ने दिए हैं जो कि मिस्टर खन्ना के खिलाफ इतने वक्त से सबूत इकट्ठे कर रहा था। माना जा रहा है कि मिस्टर खन्ना की बेटी भी ड्रग्स एडिक्ट थी, जिस वजह से वो आए दिन न्यूज़ में छाई रहती थी किसी न किसी कारण। आगे जाने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मिस्टर खन्ना गुस्से से उस फोन को फेंक कर बोले, ये सब किसने किया, ये कैसे हो सकता है, नहीं यह नहीं हो सकता, नताशा कहाँ है, नताशा को ढूंढो, मेरी बेटी को। वह पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगे थे। तो इतने में मिस्टर खन्ना का मोबाइल रिंग करने लगता है। वह देखते हैं कि वहां पर बॉस लिखा हुआ था। मिस्टर खन्ना जल्दी से कॉल रिसीव करके बोले, रुद्राक्ष, रुद्राक्ष, सारी चीज़ डैमेज हो चुकी है, पता नहीं ये चीज़ कैसे बाहर आ गई।
रुद्राक्ष नहीं खन्ना बॉस, कहीं बॉस हूँ मैं तुम्हारा भूल गए, तुम्हारे कंपनी मेरे अंदर काम करती है, मेरी एक के तुम्हारे साथ पार्टनरशिप तोड़ने की वजह से देखो सबने तोड़ लिए तुमसे रिश्ते, सोचो क्या हैसियत है तुम्हारी, क्या औकात है मेरे बिना तुम्हारी। रुद्राक्ष कोल्ड वॉइस में बोला। क्या हो गया सर, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं, हमारे बीच तो रिश्ते काफ़ी सही है, मिस्टर खन्ना डरते हुए बोले। रिश्ते सही थे खन्ना, रिश्ते सही ही चल रहे थे, पर तुमने और तुम्हारी बेटी ने मिलकर सब कुछ बर्बाद कर दिया, जब तुम्हें पता था कि मेरी स्वीट हार्ट, मेरी बीवी ख्वाहिश रुद्राक्ष सिंह शेखावत मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, इतनी कि उसके लिए मैं पूरी दुनिया को आग लगा सकता हूं, और तुमने और तुम्हारी बेटी ने ये सोचा कि तुम मेरी बीवी को मार दोगे, मेरे बच्चे को मार दोगे, और मुझे रुद्राक्ष शेखावत को कुछ पता नहीं चलेगा। सच इडियोटिक एक्ट यू डिड। अब जब गलती की है तो उसकी सजा तो मिलेगी ना। नीचे जाओ जल्दी से, मेरी कार तुम्हारा इंतजार कर रही है, उस कार में बैठ जाओ और वह गाड़ी तुम्हें तुम्हारी आगे की जिंदगी के सफर यानी कि आखिरी सफर तक ले जाएगी। जल्दी आओ, जितना मेरा टाइम वेस्ट होगा उतनी तुम्हारी सजा बढ़ेगी। रुद्राक्ष अपनी गहरी और कोल्ड वॉइस में बोला। बॉस पर मेरी बात तो सुनिए। मिस्टर खन्ना बोलते रह गए और रुद्राक्ष ने सामने से कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया था। मिस्टर खन्ना जल्दी से अपने चेयर से खड़े होकर नीचे की तरफ जाने लगते हैं, उनके पीछे उनके गार्ड्स और असिस्टेंट भी चल रहे थे। मिस्टर खन्ना जल्दी से रुद्राक्ष की भेजी हुई गाड़ी में बैठ जाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। जंगल एरिया। रुद्राक्ष इस वक्त उस अंडरग्राउंड एरिया में था जहां उस वक्त वह आदमी को मारने के लिए लाया था। रुद्राक्ष अपने ब्लैक कलर के किंग साइज सोफे पर बैठा हुआ था जो पूरा लेदर से बना हुआ था। उसकी वाइट शर्ट में ख्वाहिश का खून लगा हुआ था जो उसके गाल से होते हुए उसकी कमर तक था। रुद्राक्ष के बाल पूरी तरह से बिखरकर उसके माथे से होते हुए उसकी पलकों तक आ रहे थे। उसकी हरे रंग की आंखें इस वक्त बिल्कुल लाल पड़ चुकी थी। रुद्राक्ष के बाजू में किंग बैठा हुआ था, उसके चेहरे पर भी रुद्राक्ष की तरह कोल्डनेस नजर आ रही थी। वो बिल्कुल रुद्राक्ष के जैसा ही लग रहा था, बस उन दोनों में सिर्फ शरीर का फर्क था, बाकी नियत दोनों की एक ही थी, किसी की मौत। रुद्राक्ष के हाथ में सिगरेट थी, वो सिगरेट के गहरे कश लिए जा रहा था। उसके आसपास का ऑरा इतना ठंडा था कि उसके पास जो गार्ड्स खड़े थे उन्हें भी इस वक्त डर लग रहा था रुद्राक्ष से। पर इस लुक में भी रुद्राक्ष की खूबसूरती कम नहीं हुई थी, बल्कि वो और कातिल लग रहा था। तभी वहां पर कुछ गार्ड्स आ जाते हैं जो मिस्टर खन्ना को अंदर लेकर आ रहे थे। मिस्टर खन्ना डरते हुए सारी चीज देख रहे थे। उनकी नज़र जैसे ही सामने बैठे रुद्राक्ष पर जाती है, वह डर के मारे वहीं खड़े हो जाते हैं। उनके माथे पर पसीने आने लगे थे। रुद्राक्ष बिना उसे देख अपने सिगरेट का धुआं ऊपर की तरफ उड़ते हुए बोला, अंदर आ जाओ खन्ना, वहां खड़े रहने से मैं तुम्हारी आरती उतार कर तुम्हें अंदर नहीं बुलाने वाला। आखिर मौत तक पहुंचाने के लिए इतने खुश तो नहीं होगी तुम कि अपनी आरती उतरवाओ। मिस्टर खन्ना के पूरे शरीर में एक डर की लहर दौड़ गई थी। उनकी नज़र रुद्राक्ष के आगे जाती है जहां पर नताशा पेट के बल लेटी हुई थी। उसकी आंखें खुली थी पर वह मर चुकी थी। संजय जी जल्दी से नताशा के पास जाते हैं और उसका सिर अपनी गोद में रखकर बोले, नताशा आंखें खोलो बेटा, क्या हो गया तुम्हें, देखो पापा आ गए हैं। मैं आ गया नताशा, तुम्हें जो चाहिए वह मांगो प्लीज। नताशा ऐसे चुप मत रहो। रुद्राक्ष को संजय जी को अपने बच्चे के लिए तड़पते देखना अच्छा लग रहा था। उसे अपने दिल में एक सुकून महसूस हो रहा था। रुद्राक्ष अपने मन में बोला, काश तुम यहाँ होती स्वीट हार्ट, तो देख सकती कि जैसे हम अपने बच्चे के लिए तरस रहे हैं वैसे ही वह इंसान भी अपने बच्चे के लिए तरस रहा है जिसने हमसे हमारा बच्चा छीना है। मुझे पता है तुम्हारे लिए ये बहुत शॉकिंग होने वाला है। मैं खुद को तो संभाल लूंगा पर तुम्हें संभालने के लिए मुझे खुद को और मजबूत बनाना होगा। पर इससे पहले मैं हमारे बच्चे के कातिल को सजा तो दे दूं। ये तुमने किया रुद्राक्ष, ये तुमने किया मेरी बेटी के साथ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को जान से मारने की। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। संजय जी गुस्से से रुद्राक्ष की तरफ बढ़ते हुए बोले। रुद्राक्ष अभी भी वैसे ही बिना किसी भाव के बैठा अपनी सिगरेट के कश ले रहा था। संजय जी रुद्राक्ष को छुपाते उससे पहले ही किंग संजय जी के ऊपर छलांग लगा देता है और उन्हें बुरी तरह से नोचने लगता है। संजय जी की दर्द भरी चीज गूंज रहे थे, किंग के आगे वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। कुछ देर बाद रुद्राक्ष अपनी भारी आवाज में बोला, नाउ स्टॉप इट किंग। रुद्राक्ष की आवाज सुनकर किंग रुक जाता है और संजय जी से दूर हो जाता है। किंग के पूरे मुंह पर और आंखों पर भी संजय जी का खून लगा हुआ था। वह इस वक्त बहुत डरावना लग रहा था। किंग को देखकर कुछ गार्ड्स डर से अपने कदम पीछे ले लेते हैं। रुद्राक्ष अपनी चेयर से खड़ा होकर अपने कदम संजय जी की तरफ बढ़ा देता है और उनके पास घुटनों के बल बैठकर संजय जी की कॉलर को पकड़कर गुस्से से बोले, तुमने अपने पागल बेटी को समझाया नहीं बल्कि उसका साथ दिया, उसे ये यकीन दिलाया कि वो मुझे पा सकती है। कभी नहीं, रुद्राक्ष सिंह शेखावत को उसकी बीवी के अलावा कोई और लड़की कभी नहीं पा सकती। तुम्हें पता था कि यह इम्पॉसिबल था, फिर भी तुमने अपनी पागल बेटी का साथ दिया और मेरी बीवी को मारने की कोशिश की। मेरी बीवी को तो कुछ नहीं हुआ, पर तुम्हारी इस सो कॉल्ड प्लानिंग में मैंने अपने बच्चों को खो दिया। संजय जी उसे घूरते हुए बोले, तो तुमने इसमें मेरी बेटी की जान क्यों ली। संजय जी की बात सुनकर रुद्राक्ष जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी, वह बेहद डरावनी हंसी हंस रहा था जिसे सुनकर कोई भी डर जाए। संजय जी का भी यही हाल था। 73 मौत की गूंज, खून के बदले खून, मौत के बदले मौत। रुद्राक्ष की डरावनी हंसी सुनकर संजय जी डर से उसे देख रहे थे। रुद्राक्ष एकदम से अपनी हंसी रोककर चिल्लाकर बोला, खून के बदले खून, मौत के बदले मौत। ये कहावत तो तुमने सुनी ही होगी ना खन्ना, बस यही होगा तुम्हारे साथ।
रुद्राक्ष अपने गार्ड्स को कुछ इशारा करता है पर एक गार्ड्स आकार उसके कान में कुछ कहते हैं तो रुद्राक्ष अपना सिर उठाकर बाजू में देखता है जहां पर अर्थ और रंजीत जी वही खड़े थे और सब देख रहे थे। रुद्राक्ष अपनी गर्दन टेढ़ी करके अर्थ की तरफ देखता है तो अर्थ जल्दी से रंजीत जी की तरफ इशारा करके बोला, मैंने नहीं, हमारे ससुर ने कहा था यहाँ आने को तो मुझे जबरदस्ती लाना पड़ा, प्लीज मुझे मत घूर। रंजीत जी गुस्से से संजय जी पा जाकर उसके खड़ा करते हैं और उसको लगातार पंच करने लगते हैं। संजय जी की हालत काफी खराब थी, वो खुद का बचाव भी नहीं कर पा रहे थे। क्यों किया तुमने ऐसा? तुम्हें पता भी है मेरी बेटी कितनी खुश थी अपने बच्चे को लेकर, जब उसे ये बात पता चलेगी तो क्या बीतेगी उसके ऊपर। रंजीत जी संजय जी को मारते हुए गुस्से से बोले। संजय जी हंसते हुए बोले, मर जाएगी तुम्हारी बेटी, मर जाएगी, जैसे मेरी बेटी मर गए तुम्हारे इस सो कॉल्ड दामाद के प्यार में, वैसे वो भी मर जाएगी अपने बच्चे को खोने के दर्द में। रुद्राक्ष गुस्से से संजय जी के कॉलर को पकड़कर उन्हें बुरी तरह से मारने लगता है। वो संजय जी को घसीटते हुए वही बने एक लेक की तरफ लेकर चला जाता है। उसके पीछे उसके गार्ड्स अर्थ और रंजीत जी भी आए थे। अर्थ और रंजीत जी जब वहां का नज़ारा देखते हैं तो वो लोग हैरानी से वहां सब देखते रह जाते हैं। अर्थ अपनी आंखें फाड़े बोला, बाप रे, इस दानव ने यहाँ पूरा मौत का कुआं खोल रखा है। रंजीत जी उसे घूरते हुए बोले, ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हें पता ही नहीं था। हाँ, सच में नहीं पता था, मैं कभी रुद्राक्ष के इन मामलों में इंटरफेयर नहीं करता, अपने दुश्मनों से कैसे निपटने हैं वो। रुद्राक्ष खुद देखता है, उसे किसी की राय भी बिल्कुल नहीं पसंद। अर्थ रुद्राक्ष को देखते हुए बोला, इम्प्रेसिव, रुद्राक्ष का अपने दुश्मनों से डील करने का तरीका मुझे पसंद आया, रियली इम्प्रेसिव। रंजीत जी एक तिरछी मुस्कान के साथ बोले। उधर संजय जी की हालत भी काफी खराब थी। सामने लेक में बहुत बड़े बड़े और भूखे मगरमच्छ थे जो इतने लोगों को अपने सामने देखकर उन्हें अपना खाना बनाने के लिए आतुर हुए जा रहे थे। संजय जी के चेहरे पर डर देखकर रुद्राक्ष तिरछी मुस्कान के साथ बोला, क्यों, क्या हुआ खन्ना, मगरमच्छ का खाना नहीं बनना चाहते? नहीं रुद्राक्ष, प्लीज ऐसा मत करो, चाहो तो गोली मार दो पर इनका खाना मत बनाओ, संजय जी अपने हाथ जोड़ते हुए बोले। पर रुद्राक्ष एक डेविल स्माइल के साथ बोला, यू नो व्हाट खन्ना, मैं किसी को भी किंग का खाना बना देता हूँ जब कोई मेरे कहे मुताबिक नहीं चलता तो, पर जब किंग को पता चला कि तुमने क्या किया है तो उसने भी तुम्हें खाने से मना कर दिया। बट यू डोंट वरी, मेरे पास बहुत से वाइल्ड एनिमल्स है जिसका तुम खाना बन सकते हो, पर फिलहाल मेरे एलिगेटर्स का पर भरो। इतना कहकर रुद्राक्ष संजय जी को लेक में फेंक देता है। वो एलिगेटर्स कुछ ही पलों में संजय जी को बांट कर खा चुके थे और उसकी दर्दनाक चीखें उस जंगल में गूंज रही थी जो किसी को भी डरने पर मजबूर कर दे। अर्थ की तो डर से हालत खराब हो गई थी। वो रंजीत जी हाथ पकड़ के खड़ा था, डर से रंजीत के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान थी। अर्थ पकड़ अपने हाथ पर मजबूत होते देख रंजीत जी अपना सिर घुमाकर उसकी तरफ देखते हैं तो अर्थ जल्दी से अपना हाथ हटाकर बोला, वो मैं आपको पकड़ रहा था क्योंकि आप कहीं डर ना जाए इसलिए, बाकी मैं किसी से नहीं डरता। रंजीत जी उसे घूरते हुए अपना सिर ना में हिला देते हैं। रुद्राक्ष अभी भी संजय जी के खून को घूर रहा था जो तलब में ऊपर दिखने लगा था। अर्थ धीरे से रुद्राक्ष के हाथ को पकड़कर बोला, भाई चल, अब रात होने को आए है, देख ख्वाहिश को होश भी आ चुका होगा, क्या पता चल। रुद्राक्ष अपनी लाल आंखों से अर्थ की तरफ देखता है तो वो जल्दी से अपने कदम पीछे लेते हुए बोला, हम कार में तेरा वेट कर रहे हैं, जल्दी आ जाना। रंजीत जी बस रुद्राक्ष के कंधे पर अपना हाथ रखकर वहां से चला जाता है। रुद्राक्ष के दिमाग में कुछ चल रहा था को किसी और के लिए जानना बेहद मुश्किल था। वो कुछ देर वहीं रुकने के बाद हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। CH-74, स्वीट हार्ट, मैं तुम्हारे आगे किसी और को नहीं चुन सकता, ख्वाहिश का रुद्राक्ष पर गुस्सा। हॉस्पिटल, रुद्राक्ष की कार अस्पताल के बाहर आकर रुकती है। वह बैक सिर पर बैठा हुआ था, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। रात के करीब 9 बजे बज चुके थे। वह विंडो के बाहर फैला हुआ काला अंधेरा देख रहा था। श्रीका ड्राइव कर रहा था। वह एक नज़र रुद्राक्ष को देखने के बाद कार से निकल जाता है क्योंकि उसे पता था कि रुद्राक्ष इस वक्त अकेले रहना चाह रहा था। वो कुछ वक्त ऐसे ही बैठने के बाद एक गहरी सांस लेकर कार से बाहर निकल जाता है और सीधा ख्वाहिश के वार्ड की तरफ चला जाता है। उसने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे क्योंकि पुराने कपड़े काफ़ी मैले और गंदे हो गए थे। वह उन खून वाले कपड़ों के साथ ख्वाहिश के सामने नहीं जाना चाह रहा था, पर उसकी आंखें अभी भी लाल थी। वह देखता है कि वार्ड के बाहर सभी लोग अभी भी वैसे ही बैठे थे। वह अपनी सर्द नज़रों से अर्थ की तरफ देखता है क्योंकि उसने अर्थ से कहा था कि सबको घर भेज दे। कबीर और अर्थ दोनों ही उसकी नज़रों को अपने आप पर महसूस करके डरते हुए बोले, हमने तो कहा था जाने को, पर कोई जाने के लिए मान ही नहीं रहा है। रुद्राक्ष ख्वाहिश के वार्ड के अंदर जाते हुए बोला, स्वीट हार्ट से मिलकर बाहर आओ, मेक श्योर कि उससे पहले आप सब लोग यहाँ से जा चुके हों। ख्वाहिश सिर्फ तुम्हारी बीवी नहीं है रुद्राक्ष, वह हमारी बेटी है और उसे जब तक होश नहीं आ जाता हम लोग यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। रंजीत जी अपनी भारी आवाज में रुद्राक्ष को घूरते हुए बोले। रुद्राक्ष उनकी बात का कोई रिस्पांस नहीं देता और अंदर चला जाता है। रुद्राक्ष की इस हरकत पर रंजीत जी चट जाते हैं और गुस्से से अपने मुठिया कस लेते हैं। सपना जी उनका हाथ अपने हाथ में लेकर प्यार से बोली, गुस्सा मत करो, उसे बस सबकी फिक्र हो रही है इसलिए ऐसे बोल रहा है, मैं जानती हूँ उसे वह दिखाता नहीं पर वह सबके लिए केयर करता है।
राकेश जी उनसे थोड़ी दूरी पर ही बैठे थे। वो रुद्राक्ष लिए सपना जी के मुंह से ऐसी बात सुनकर अपना सर उठाकर उनकी तरफ देखते हैं। रंजीत जी बिना किसी भाव के सपना जी की तरफ देखकर बोले, तुम्हें पता है ना रुद्राक्ष हमारा दामाद है। ये बात सुनकर सपना जी थोड़ी जैब बचती है। वो बस अपना सर झुकाकर अपना सर हाँ में हिला देती है। तो क्या हुआ रंजीत, रुद्राक्ष अगर तुम्हारा दामाद है तो दामाद भी तो बेटा ही होता है ना, अगर हम माने तो। रंजीत जी की बात सुनकर राकेश जी उन्हें जवाब देते हुए बोले। रंजीत जी एक नज़र राकेश जी को देखने के बाद सपना जी का हाथ पकड़कर वहां से बाहर की तरफ चले जाते हैं। रंजीत जी की इस हरकत पर राकेश जी बस अपना सर निराशा से हिला देते हैं। आरुषि और सबको घर भेज दिया गया था। इस वक्त वहां पर अर्थ, कबीर, आदित्य, राकेश जी ही थे। आदित्य, कबीर और अर्थ तीनों ही वार्ड के दरवाजे के पास खड़े हुए थे और वहां पर बैठने की बेंचेस थोड़ी दूर रखी गई थी। नम्रता जी अपने केबिन से बाहर निकल रही थी। वह सारी चीज देख रही थी। वह देख सकती थी कि राकेश जी थोड़े अपसेट हो चुके थे। वह राकेश जी के पास जाकर बैठ जाती है और उनके हाथ के ऊपर अपना हाथ रखकर बोली, तो तुम्हें सपना अपने रिश्तेदारों में ही मिल गई, वाह, पर अजीब है ना, तुम्हारी बीवी अब तुम्हारी समधन है। नम्रता जी मजाक कर रही थी पर वो राकेश जी की सर्द नज़रों को देखकर वह चुप हो जाती है और अपना सिर झुका कर बोली, सॉरी, मैं तो बस मजाक कर रही थी, तुम्हें बुरा लगा हो तो आई एम वेरी सॉरी। राकेश जी अपना सरना में हिलाकर हंसते हुए बोले, तुम क्यों सॉरी कह रही हो, तुमने जो कहा वो सच था, किस्मत है नम्रता, सारी चीज़ किस्मत के ऊपर डिपेंड करती है, कल क्या हो जाए किसे पता। मुझे पता चला तुम्हारी बहू के साथ जो होगा वो, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था। नम्रता जी राकेश जी के हाथ को सहल कर बोली। राकेश जी नम्रता जी के हाथ से अपना हाथ छुड़ाने हुए बोले, इट्स ओके नम्रता, नहीं पता होता है, कोई बात नहीं, इसमें सॉरी कहने की कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ, बस अपना ख्याल रखो, इस वक्त तुम्हारी ड्यूटी पूरी हो चुकी है तो तुम्हें अब जाना चाहिए। भगा रहे हो मुझे, नम्रता जी राकेश जी की तरफ देखकर बोली। राकेश जी अपनी एक आईब्रो चढ़कर उनकी तरफ देखते हैं। नम्रता जी फिर से बोली, मैंने कहा भाग रहे हो तुम मुझे यहाँ से। राकेश जी अपना सर ना में हिलाकर बोले, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। इट्स ओके राकेश, मैं बस निकल ही रही थी, बाय, टेक केयर, पर मुझे लगता है कि तुम मुझे बाहर तक छोड़ने तो आ ही सकते हो। इतना कहकर नम्रता जी वहां से निकल जाती है और राकेश जी भी अपना सिर हिलाते हुए उनके पीछे निकल जाते हैं। अर्थ कबीर और आदित्य की तरफ देखता है को राकेश जी और नम्रता जी को जाते हुए देख रहे थे। उनके चेहरे के भाव नॉर्मल थे क्योंकि उन दोनों ने तो ये सारी चीज पहले ही देख ली थी। अर्थ अपनी आंखें बड़ी करके बोला, तुम दोनों इतने नॉर्मल कैसे हो सकते हो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह कुछ ज्यादा ही था, आई मीन आदित्य, क्या तुझे तेरी माँ मिल गई, वाओ दैट्स ग्रेट। आदित्य अपना सर हाँ में हिला कर बोला, मुझे भी यही लग रहा है, पर लगता है पापा का दिमाग खास चढ़ने गया है, कुछ वक्त लगेगा उनके दिमाग को वापस आते हुए। कोई बात नहीं ड्यूड, हम हैं ना, हम मदद करेंगे तेरी आंटी और अंकल जी का पैच अप करने में। कबीर आदित्य के कंधे को थपथपा कर बोला। आदित्य कबीर और अर्थ को एक साथ गले लगाकर बोला, थैंक यू यारो, तुम लोग ही मेरे असली दोस्त हो। इतना कहकर को उन दोनों के गाल पर किस कर लेता है। आदित्य की इस हरकत पर उन दोनों का ही मुंह पूरी तरह से बिगड़ चुका था। वार्ड के अंदर ख्वाहिश अभी भी बेहोश लेती हो गई थी। उसे देख और रुद्राक्ष अपनी जेब में हाथ डाले कब से बस उसके दर्द से पहले पड़ चुके चेहरे को देख रहा था। उसके चेहरे पर भाव नहीं थे पर इसका थोड़ा अंदर से बुरी तरह से दुख रहा था। वह अपनी लाल आंखों से अपनी नज़रें ख्वाहिश के चेहरे से हटाते हुए उसके पेट पर ले जाता है जो पहले हल्का सा देखने लगा था वहां पर चल पहले की तरह फ्लैट हो चुका था। रुद्राक्ष ख्वाहिश के पास बेड पर लेट जाता है और धीरे धीरे उसके घर को सहलाने लगता है और कुछ बोल नहीं रहा था। वह खुद को प्रिपेयर कर रहा था कि वह कल ख्वाहिश को क्या जवाब देगा। वह बस ऐसे ही सारी रात को आए इसके पास में लेता रहता है और उसे देखता रहता है। उसे पूरी रात नींद नहीं आए थे। अगली सुबह के 9 बजे बज रहे थे। ख्वाहिश धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। वो एक बार अपनी आंखें खोलकर बंद कर लेती है, फिर एक झट कैसे वापस से अपनी आंखें खोल के आसपास देखती है। वह खुद को एक अलग जगह पर पाकर पहले तो डर जाती है, तभी उसे धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगता है। उसकी आंखें धीरे धीरे नम होने लगी थी। वह अपने पेट पर हाथ रखती है, उसे अब बिल्कुल नॉर्मल लग रहा। अपने पेट में जैसे कुछ था उसे निकाल दिया गया हो। वो उठने की कोशिश करती है पर उठ नहीं पा रही थी। रुद्राक्ष जो वॉशरूम से बाहर निकलता है वो ख्वाहिश को होश आया हुआ देखता है तो जल्दी से उसके पास जाता है और उसे संभाल कर बेड पर बैठा देता है। ख्वाहिश की आंखों से आंसू रुद्राक्ष के हाथ पर गिर रहे थे। रुद्राक्ष ने अभी भी ख्वाहिश की नज़रों से अभी भी अपनी नज़रें नहीं मिलाई थी। वह एक तक फर्श को घूर रहा था। ख्वाहिश रुद्राक्ष के हाथ को पकड़कर अपने पेट पर रख लेती है और अपने हाथ को रुद्राक्ष की गाल पर रखकर उसके चेहरे को ऊपर करके उसकी आंखों में अपनी आंखें डालकर रोते हुए बोली, हमने कहा था ना हमारे बच्चे को बचाएगा, हमें नहीं, फिर भी आपने हमारे बच्चे को नहीं बचाया और हमें बचाया। क्या आपको लगता है कि आपके इस डिसीजन से हम खुश होंगे? उसकी आंखों से बेहद आंसू जा रहे थे। रुद्राक्ष उसके चेहरे को अपने हाथों में थामकर बोला, नहीं स्वीटहार्ट, मैं तुम्हारे आगे किसी और को नहीं चुन सकता, चाहे वह हमारा बच्चा ही क्यों ना हो। क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? वह हमारा बच्चा था, वो आपका बच्चा था और आप कह रहे हैं कि आप मेरे आगे उस बच्चे को नहीं चुन सकते। क्यों नहीं चुन सकते? क्या बिगाड़ा था मेरे बच्चे ने आपका जो आपने उसकी जान छीनकर मेरी जान बचाई? नहीं चाहिए मुझे ये जिंदगी। ख्वाहिश रुद्राक्ष के ऊपर चिल्लाकर बोली।
ख्वाहिश गुस्से से अपने हाथ में लगी हुई ड्रिप को निकालने वाली थी कि रुद्राक्ष गुस्से से उसके हाथ को पकड़कर बेड से लगा देता है और खुद उसके चेहरे के बिल्कुल करीब जाकर अपने दांत पीसते हुए बोला, मुझे मजबूर मत करो ख्वाहिश कि मैं तुम्हें पहले की तरह ट्रीट करूं, पहले की तरह तुम्हारे ऊपर गुस्सा करूं। तुम इस हालत में भी नहीं हो कि मेरा गुस्सा टॉलरेट कर सको, तुम जितनी अपसेट हो। हाँ माना मैं उतना अपसेट नहीं हूँ, पर तुम्हें नहीं पता तुम्हें इस हालत में देखकर मेरे ऊपर क्या बीती है। तुम अगर मेरी जगह होती तो इतना हॉरिबल फील नहीं करती जितना मैं तुम्हें डेथ बेड पर देख कर रहा था। हमारे प्यार में बहुत फ़र्क है, मैं हमेशा तुम्हें किसी और से पहले चुनता हूँ। तुम्हारी इंपॉर्टेंस मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा रहेगी, मुझसे से भी ज़्यादा, पर तुम्हारी लाइफ में मेरी इंपॉर्टेंस उतनी नहीं है। मुझे पता है कि हमारी लाइफ में आने वाला हमारे बच्चे के इम्पोर्टेंस तुम्हारी ज़िंदगी में हमेशा मुझसे ज़्यादा रहेगी। इनफैक्ट तुम्हारी लाइफ में जितने भी लोग हैं वो तुम्हारे लिए सब मुझसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ मुझे नहीं पसंद है, पर मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा किसी चीज़ के लिए, तो तुम्हें भी मुझे किसी और को चुनने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा तुम्हें किसी और से पहले चुनूंगा। अगर हमारा बच्चा हुआ तो भी मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी तुम रहोगी। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। ख्वाहिश रुद्राक्ष की आंखों में देखते हुए बोली, पर हम ऐसा नहीं करेंगे, हम अपने बच्चों को आपसे ज़्यादा प्यार करेंगे। That's a different thing and I know that, रुद्राक्ष के गाल पर अपनी नोच से रब करते हुए बोला। वो उसके हाथ को छोड़कर अपना हाथ उसकी गर्दन पर रख देता है और धीरे धीरे उसके गाल से होते हुए गर्दन पर कीस करने लगता है, पर ख्वाहिश रुद्राक्ष का साथ नहीं दे रही थी। रुद्राक्ष ख्वाहिश के होठों को अपने होठों में लेकर सॉफ्टली किस करने लगता है। उसकी किस धीरे धीरे पैशनेट होती जा रही थी। वो मुश्किल से खुद को ख्वाहिश से दूर करता है और डॉक्टर को कैबिनेट में बुला लेता है ख्वाहिश को एग्जामिन करने के लिए। ख्वाहिश रुद्राक्ष की तरफ देख भी नहीं रही थी, वह अपना सर झुकाकर बैठी थी। डॉक्टर ख्वाहिश को एग्जामिन करने के बाद रुद्राक्ष से बोले, सर मैडम की हालत पहले से बेहतर है, उन्हें लगभग 30 दिनों के लिए टोटली बेड रेस्ट की ज़रूरत है। ध्यान रहे कि इन्हें इस बीच कोई स्ट्रेस ना दिया जाए और इन्हें खुश रखने की कोशिश करिएगा, वरना ऐसी सिचुएशन में कई फीमेल्स डिप्रेशन में भी जा सकती है। रुद्राक्ष ख्वाहिश की तरफ देखता है जो अपने हाथ में लगी हुई ड्रिप को देख रही थी। रुद्राक्ष अपना सिर न में हिलाकर बोला, ये और डिप्रेशन में इसका बस चले तो ये मुझे ही डिप्रेशन में डाल दे। वो डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। रुद्राक्ष ख्वाहिश को अपनी गोद में उठाकर वॉशरूम की तरफ ले जाते हुए बोला, चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर हमें घर पर जाना है, तुम्हारा डिस्चार्ज हो चुका है। ख्वाहिश उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। रुद्राक्ष समझ रहा था कि ख्वाहिश उससे नाराज है, वह आगे कुछ नहीं कहता और वह लोग 1 घंटे में डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटी पूरी करके वहां से निकल जाते हैं। रौद्र मैंशन, सब लोग ख्वाहिश की तबीयत पूछने के लिए मैंशन आए हुए थे। ख्वाहिश इस वक्त रूम में बैठ हुई थी। रुद्राक्ष उसके लिए हेल्थी खाना बना रहा था। रंजीत जी जो ऊपर रूम में जा रहे थे वो एक नज़र रुद्राक्ष की तरफ देखने के बाद ऊपर की तरफ चले जाते हैं। वो सब लोग जब रूम में किसी की कड़क आवाज़ सुनते हैं तो चुप हो जाते हैं और डोर की तरफ देखने लगते हैं। CH75, स्वीट हार्ट यू ऑलवेज लुक सो टेम्पटिंग, ओपन योर माउथ स्वीट हार्ट। डोर पर रंजीत जी खड़े थे। वो सब लोगों को घूरते हुए बोले, ये क्या हो रहा है यहाँ पर। सब लोग रंजीत जी की कड़क आवाज़ सुनकर चुप हो गए थे। कबीर धीरे से अर्थ के कान में बोला, तेरा ससुर हमेशा इसी एक्सप्रेशंस के साथ क्यों रहता है, क्या इसे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, पेट साफ ना आने की वजह से इसका चेहरे ऐसा हो गया है। कबीर बोल तो अर्थ समझ कर रहा था, पर उसने अपने पास खड़े इंसान की शक्ल नहीं देखी थी। अर्थ जब देखता है कि कबीर आरुषि के कान में कुछ बोल रहा है तो वो समझ जाता है कि जरूर कबीर कोई उलझुलुल बात ही कर रहा होगा। वो जब अपना कान उसके थोड़ा पास ले जाता है तो तब जाकर उसे सुनने में आया था कि कबीर क्या बोल रहा है। उसे कबीर की बात सुनकर हंसी आ जाती है, पर जब वो आरुषि की नज़रों को अपने ऊपर पाता है तो चुप हो जाता है। कबीर जब अपना सिर उठाकर अपने बाजू में देखता है तो उसकी आंखें डर से बड़ी हो जाती हैं। वो जल्दी से अर्थ के पीछे छुपकर बोला, अरे सॉरी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा आरुषि, ये तो अर्थ मुझसे कहता रहता है कि मेरे ससुर को कॉन्स्टिपेशन है, इसलिए मैंने ऐसा कहा, वरना मैं ऐसा कभी नहीं कहता, तुम्हें पता है। तुम सब एक जैसे ही हो, तुमसे बात करना ही बेकार है, आरुषि कबीर को घूरते हुए बोली। वो अर्थ को घूर कर बोली, और तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगी, मेरे पापा के खिलाफ अफवाह उड़ा रहे हो ना। रंजीत जी अर्थ और कबीर को घूरते हुए जाकर ख्वाहिश के पास बैठ जाते हैं और उसके माथे पर अपना हाथ फेर कर बोले, तुम ठीक हो ना बेटा। ख्वाहिश रंजीत जी के हाथ को पकड़कर बोली, हाँ पापा हम ठीक है, माँ नहीं आई, और बाबा वो ठीक तो है ना। हाँ वो सब ठीक है, तुम्हारे बाबा भी घर पर है, वो तुमसे मिलने आना चाहते थे पर आ नहीं पाए, और तुम्हारी माँ वो तुमसे मिलने बाद में आएगी, पहले तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है। रंजीत जी ख्वाहिश के माथे पर किस करके बोले। CH76 तभी रुद्राक्ष रूम के अंदर आ जाता है। पहले तो वो जब अपने रूम में इतने सारे लोगों को देखता है तो उसे अच्छा नहीं लगता, और उसमें भी जब वो रंजीत जी को ख्वाहिश को किस करते हुए देखता है तो उसका दिमाग और ख़राब हो जाता है। पर वो एक गहरी सांस लेकर खुद को शांत करता है और ख्वाहिश के पास टेबल पर हेल्थी वेजिटेबल सूप रख देता है। वो चम्मच ने सूप लेता है और उसे फूंक मार के ठंडा करने के बाद ख्वाहिश के होठों के पास ले जाकर बोला, कम ओपन योर माउथ स्वीट हार्ट। ख्वाहिश बुरा सा मुंह बनाकर उस खाने को देखते हुए बोली, हम मोटे हो गए हैं इसलिए आप हमें ये खिलाकर पतला करना चाहते हैं ना। स्वीट हार्ट यू ऑलवेज लुक सो टेम्पटिंग, नाउ ईट फास्ट।
रुद्राक्ष ख्वाहिश की आंखों में देखकर बोला। ख्वाहिश और रुद्राक्ष दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे और बाकी सब लोग उन दोनों को देख रहे थे। CH-77 ख्वाहिश की रुद्राक्ष से नाराजगी, तुमने अपने बच्चे को खोया है, दक्ष खन्ना। रंजीत जी जो इधर उधर देख रहे थे उनकी नज़र बाकी बच्चों पर पड़ती है। वह एक टक रुद्राक्ष और ख्वाहिश को ही देख रहे थे। वह जोर से अपना गला साफ करते हैं तो सब लोग अपने होश में आते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। रुद्राक्ष बिना रंजीत जी को देख बोला, ससुर जी अगर आपको गले में इतनी ही तकलीफ है तो मैं आपके लिए काढ़ा बना सकता हूँ। आई डोंट माइंड, आप मेरी बीवी के डैड है, मैं आपके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। रंजीत जी रुद्राक्ष को एक नज़र घूरने के बाद ख्वाहिश के माथे पर किस कर लेते हैं और सॉफ्ट वॉइस में बोले, कोई भी ज़रूरत हो अपने पिता की तो बस एक कॉल कर देना, मैं हूँ हमेशा तुम्हारे लिए। इतना कहकर वह जाने लगते हैं। रुद्राक्ष बिना किसी भाव के बोला, उसे आपकी ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी, मैं हूँ हमेशा उसके लिए। रंजीत जी रुद्राक्ष की बात सुनकर कुछ खास रिएक्ट नहीं करते और वहाँ से निकल जाते हैं। ख्वाहिश रुद्राक्ष को बुरी तरह से खुल रही थी। रुद्राक्ष चाहता था कि ख्वाहिश उसे कुछ कहे पर ख्वाहिश कुछ नहीं बोलती। वह रुद्राक्ष से अपनी नज़र फेर लेती है। आदित्य ख्वाहिश के बाजू में बैठ जाता है और उसके चेहरे को देखते हुए बोला, देखो ख्वाहिश। तभी उसे अपने ऊपर किसी की जलती नज़रें फील होती है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पूरे शरीर में आग लग रही हो। वह हल्का सा अपना सर उठाकर लेफ्ट साइड में देखा है जहां पर रुद्राक्ष ख्वाहिश के सामने बैठा था और आदित्य को जानलेवा से घूर रहा था। आदित्य रुद्राक्ष को देखकर एक झूठी हंसी हंसते हुए बोला, मेरा मतलब है भाभी। ख्वाहिश भाभी देखो मेरी बात सुने, ऐसे अपसेट होने से कुछ नहीं होगा, हमें हमारे प्रिंस और प्रिंसेस बाद में भी मिल जाएगा। आप पहले की तरह हंसिए, खुश रहिए, मुस्कुराइए प्लीज़, मुझे आपको ऐसे देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ ख्वाहिश तुम नाराज मत रहो, तुम्हारी नाराजगी रुद्राक्ष से है ना, तो तुम एक काम करना, उसे अपने करीब मत आने देना। कुछ दिन से बीवी से दूर रहेगा तब उसे अकल आएगी कि बीवियों को नाराज नहीं करते, वरना जब वह रोमांस करने नहीं देगी ना तब अगर ठिकाने आएगी। अर्थ ख्वाहिश को समझाते हुए बोला जैसे वह कोई बहुत बड़ा समझदार इंसान हो। रुद्राक्ष उसे घूरने लगता है तो अर्थ रुद्राक्ष को घूरते हुए बोला, ऐसे क्या देख रहा है, सही कहा मैंने, तू है ही इसी लायक, जब देखो तब ख्वाहिश को रुलाता रहता है, उसके ऊपर गुस्सा करता रहता है। अर्थ की बात सुनकर ख्वाहिश को हंसी आ जाती है। वो अर्थ को देखकर बोली, आप लोग हमेशा ऐसे ही रहते हैं ना, एकदम चिल आउट। कबीर, अर्थ और आदित्य तीनों ही एक दूसरे के कंधे में हाथ डालकर खड़े हो जाते हैं और तीनों एक साथ बोले, हाँ हम तो हमेशा ही खुश रहते हैं, बस एक इंसान को छोड़कर वह हमेशा गोबर जैसा मुंह बनाकर घूमता रहता है और दूसरे लोगों को भी गोबर की बदबू देता रहता है। उन तीनों की बात सुनकर वहां पर जितने भी लोग खड़े थे उन सबको हंसी आ जाती है, यहाँ तक कि श्री को भी को रूम के अंदर आ रहा था। रुद्राक्ष उन तीनों को घूरते हुए अपनी गहरी आवाज में बोला, तुम लोग यहाँ खबर पूछने आए थे ना, स्वीट हार्ट की देख रहे हो ना, वह ठीक है, वह बहुत ठीक है, तुम लोग निकलो मेरे रूम से और मेरे घर से भी अभी के अभी। सब लोग रुद्राक्ष को घूरने लगते हैं। कृष्ण ख्वाहिश के पास बैठकर ख्वाहिश के हाथ को अपने हाथ में लेकर बोली, दीदी आप प्लीज पहले की तरह ठीक हो जाए ना, हमें आपको ऐसे नाराज देखकर अच्छा नहीं लग रहा है। ख्वाहिश अपना सर उठाकर कृष्ण की तरह देखते हुए बोली, ऐसे कैसे सब भूल जाए कृष्णा, हमारे बच्चे को हमने 3 महीने अपने पेट में रखा था और एक दिन सब लोग हमसे ये कह रहे हैं कि हम ये बात भूल जाए, एक दिन में हमसे ये कैसे होगा, हमें थोड़ा वक्त चाहिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम पहले की जैसे बन पाए। वो सब एक साथ बोले, तुम्हें जितना वक्त लेना है ले लो, पर हमें हमारी ख्वाहिश वापस पहले जैसे चाहिए। रुद्राक्ष बस ख्वाहिश के चेहरे को देख रहा था बिना किसी भाव के। ख्वाहिश धीरे से बोली, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम पहले के जैसे बन पाए। रुद्राक्ष उन सभी को घूरते हुए बोला, हो गया तुम सबका, तो अब जाओ यहाँ से। आदित्य ख्वाहिश के हाथ को पकड़कर किसी बच्चे के जैसे बोला, भाभी आप प्लीज भाई से कहिए ना, हम आज रात नहीं जाने वाले, यही रहेंगे, आज रात डिनर करके सुबह ब्रेकफास्ट करके फिर सब लोग यहाँ से जाएंगे, प्लीज आप भाभी भाई को समझाइए ना। ख्वाहिश बिना रुद्राक्ष को देखे ऑर्डर देते हुए बोली, यह मेरा ऑर्डर है कि यह लोग यही रहेंगे, जब तक चाहे यहाँ रह सकते हैं, इन्हें यहाँ से कोई नहीं निकलेगा। ख्वाहिश की बात सुनकर रुद्राक्ष बस उसे लगता है और सभी लोग मुस्कुराते हुए अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। रुद्राक्ष ख्वाहिश को ही घूर रहा था। ख्वाहिश को पता था कि अभी उसकी बैंड बजने वाली है, क्योंकि उसने सबके सामने रुद्राक्ष को काफी कुछ सुना दिया था। ख्वाहिश रुद्राक्ष को इग्नोर करके जल्दी से अपनी आंखें बंद करके लेट जाती है। रुद्राक्ष उसे घूरते हुए बोला, मुझे पता है स्वीट हार्ट कि तुम इतनी आसानी से नहीं मानने वाली, जब तक मैं तुम्हारे ऊपर पहले की तरह गुस्सा नहीं करूंगा तब तक तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आएगी, और आज तुमने जो किया है उसके लिए मैं तुम्हारी हालत देखकर तुम्हें छोड़ रहा हूं, वरना इतनी बुरी पनिशमेंट देता कि आज के बाद तुम कभी मेरे सामने अपनी आवाज ऊंची नहीं कर पाती। ख्वाहिश रुद्राक्ष की आवाज सुनकर डर गई थी। वह अपने ब्लैंकेट को कस के पकड़ लेती है और अपने सिर के ऊपर तक ओढ़ लेती है। रुद्राक्ष ने यह बात सिर्फ ख्वाहिश को डराने के लिए ही कही थी। उसके बालों पर किस करके स्टडी रूम की तरफ चला जाता है। स्टडी रूम। रुद्राक्ष स्टडी रूम में आता है। वो देखता है कि अर्थ और कबीर पहले से ही वहां पर बैठे हुए थे।
रुद्राक्ष सीधा जाकर अपने किंग साइज सोफे पर बैठ जाता है। अर्थ उसके सामने कुछ पेपर्स रख देता है। रुद्राक्ष एक डेविल स्माइल के साथ उन पेपर्स को देखने लगता है। कबीर अपना कर हिलाते हुए बोला, तेरा सही है भाई, पहले लोगों के साथ पार्टनरशिप करता है, फिर उन्हें ही मारकर उनका बिजनेस अपने अंडर कर लेता है। तुझसे बड़ा मास्टरमाइंड और कोई नहीं हो सकता। रुद्राक्ष टेढ़ी मुस्कान के साथ बोला, अब मैंने तो नहीं कहा था उन्हें कि मेरे साथ पंगा ले, मुझसे भिड़े नहीं करते, सब जानते हैं, फिर भी उन लोगों को यही करना है तो यही सही, मेरा तो इसमें कोई नुकसान है ही नहीं, और जो है सिर्फ फायदा ही फायदा है। नुकसान है भाई, बिल्कुल नुकसान है। भूल रहा है तूने अपने बच्चों को खोया है, तूने अपनी बीवी को डेथ बेड पर देखा है, तुझे नहीं लगता कि यह सारी चीज कोई नॉर्मल है? अंकल के साथ, आदि के साथ तेरे ऊपर भी जानलेवा अटैक्स पहले भी हो चुके हैं। जो चीज हमें पावर देता है, पोजीशन देती है, वो हमसे बहुत कुछ छीन भी लेती है, जिसका एग्जाम्पल तू ही है। माना कि सबके साथ होता है, हमारे ऊपर भी हुई है, पर वह छोटे मोटे अटैक्स थे, किसी के ऊपर कभी कोई जानलेवा हमला नहीं हुआ जैसा कि तेरी फैमिली के साथ हुआ है। ये कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट नहीं था। बिजनेस बढ़ाना, पावर, पोजीशन, ये सारी चीज कुछ वक्त के लिए काम आती है, हमें जिंदगी भर बस फैमिली चाहिए होती है। और मेरा मानना है कि तुझे इन सारी चीज़ों से अपने कदम पीछे लेकर अपनी फैमिली पर ध्यान देना चाहिए। ख्वाहिश की हालत देखी तूने, पूरी तरह से टूट चुकी है, और सोच इस बारे में, क्योंकि तू रुद्राक्ष सिंह शेखावत है, तू एक ब्रांड है, वह हमेशा के लिए रहेगी, तुझे ये चीज़ भूलने करने की जरूरत नहीं है। अर्थ अपने सीरियस चेहरे के साथ रुद्राक्ष को देखते हुए बोला। रुद्राक्ष उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था। अर्थ रुद्राक्ष के कंधे को थपथपाकर वहां से उठकर बाहर की तरफ चला जाता है। कबीर रुद्राक्ष की तरफ देखकर बोला, वैसे कहा तो सच ही है, उसने सोचना इस बारे में, चल डिनर पर मिलते हैं। इतना कहकर वह भी वहां से निकल जाता है। इस वक्त स्टडी रूम में रुद्राक्ष अकेला था। वह बिना किसी भाव के उन पेपर्स को देख रहा था जिसमें संग लिखा हुआ था कि खन्ना इंडस्ट्रीज और खन्नास के जितने भी बिजनेस और प्रॉपर्टी से वह सारे शेखावत इंडस्ट्रीज की होने वाली है हमेशा के लिए। रुद्राक्ष बिना किसी भाव के अपनी चेयर से खड़ा हो जाता है और अपनी सिगरेट के पैकेट में से एक सिगरेट निकालकर उसके कस लेते हुए जाकर खिड़की के पास खड़ा हो जाता है। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, वह बस बाहर ढलते हुए सूरज को देख रहा था। दूसरी तरफ इटली, एक रूम से किसी लड़की की सिसकियों की आवाज आ रही थी। बेतहाशा वो लड़की अपनी कांपती हुई आवाज में बोली, तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो दक्ष, प्लीज इंडिया जाने का प्लान कैंसिल कर दो। वो लड़का दक्ष उस लड़की के ऊपर से उठ जाता और अपनी कमर पर टॉवल बांधकर ड्रॉवर से सिगरेट निकालकर खुद से सिगरेट के कश लेने लगता है। वह लड़की दक्ष की पीठ पर किस करते हुए बोली, तुम सुन रहे हो ना दक्ष, मैं क्या कर रही हूँ? दक्ष उस लड़की को खुद से दूर करके खड़ा हो जाता है और विंडो के सामने खड़ा होकर सामने फैले हुए उजाले को देखकर बोला, समझ रहा हूँ मारिया, मैं सारी बातें समझ रहा हूँ, पर तुम भी मेरी बात सुनो। मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि मुझे प्यार मत करना, क्योंकि मैं किसी से प्यार नहीं कर सकता। तुम्हें अपने फीलिंग्स पर कंट्रोल रखना चाहिए था। मैं जा रहा हूँ, ये बात श्योर है, और मैं वापस भी नहीं आने वाला। दैट्स ट्रू, मेरे अंकल की डेथ हो चुकी है, मेरी बहन की डेथ हो चुकी है। मुझे ये जानना है कि यह सब किसने करवाया और क्यों किया, और वैसे भी मुझे तुमसे प्यार नहीं है और ना ही कोई ऐसी फीलिंग है, तो तुम मुझे भूल जाओ और कोई और लड़का ढूंढ लो अपने लिए, बिकॉज आई नेवर गोना लव एनीवन। कहकर दक्ष वॉशरूम में घुस जाता है। वह कुछ देर बाद बाहर आता है। वह देखता है कि वह लड़की बेड पर बैठी बैठी रो रही थी। दक्ष उसे इग्नोर करके मिरर के सामने खड़ा हो जाता है। 6 फुट 2 इंच हाइट के साथ, सांवला रंग, माथे पर बिखरे हुए लंबे बाल, काली गहरी आंखें और खूबसूरत नैन नक्श के साथ दक्ष बिल्कुल किसी अमेरिकन हीरो की तरह लग रहा था। वह हमेशा से ही अमेरिका में पला बड़ा है, जिस वजह से वह दिखने में बिल्कुल अमेरिकन ही लगता है। ये दक्ष है खन्ना, नताशा के बड़े पापा का बेटा और संजय खन्ना के बड़े भाई का बेटा। दक्ष पूरी तरह रेडी था। वह अपने फ़ोन की तरफ देखता है जो रिंग कर रहा था। वह उस कॉल को रिसीव करते हैं हुए उस लड़की को इग्नोर करके रूम से बाहर निकल जाता है। उसके जाते ही वो लड़की जोर जोर से रोने लगती है। दक्ष अपने असिस्टेंट से बोला, जेट रेडी करो, हम आज रात है इंडिया के लिए निकल रहे हैं। और यह सब किसने करवाया? मेरे अंकल का बिजनेस किसने टेक ओवर किया? ये सारी बातें मुझे जानी है। मैं इंडिया पहुंचूं उससे पहले मुझे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जानी चाहिए। सामने से उसका असिस्टेंट बस यस बॉस कहता है। दक्ष कॉल काट देता है और गुस्से से अपने मुठिया कसते हुए बोला, जो भी हो तुम, जिसने भी यह किया है, मैं तुम्हारे इतनी बुरी हालत करूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। इतना कहकर दक्ष गुस्से से अपनी कार में बैठता है और वहां से निकल जाता है। CH-78 स्वीट हार्ट किस का सिलसिला। अगली सुबह रौद्र मैंशन। सब लोग डाइनिंग पर बैठे हुए अर्थ, आरुषि, कबीर, नीति, आदित्य, कृष्ण, ख्वाहिश और रुद्राक्ष सब लोग आपस में बातें कर रहे थे, सिवाय रुद्राक्ष के। उसे इतने सारे लोगों के होने से चीड़ हो रही थी, पर वो अपने आप को शांत रखे बैठा था। ख्वाहिश भी कुछ खास बोल नहीं रही थी, वो बस चुपचाप सबकी बातें सुन रही थी और बस हाँ हूँ में जवाब दे रही थी। अर्थ ख्वाहिश से बोला, ख्वाहिश रुद्राक्ष को तो है ही ऐसा, तुम इसकी बीवी हो, उसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें उसकी सारी फिजूल आदतें भी अपनाने जरूरत नहीं है। अर्थ की बात सुनकर रुद्राक्ष बस उसे घूरता है पर कुछ कहता नहीं। वो समझ चुका था कि अर्थ क्या कहना चाहता है। ख्वाहिश ना समझी में अर्थ को देख रही थी। अर्थ हंसते हुए बोला, अरे चुप रहने की फिजूल आदत और लोगों को इग्नोर करने की।
CH-79 इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगता है और बाकी सब उसे बुरी तरह से घूरने लगे थे। अर्थ सबको अपनी तरफ घूरता पाकर बोला, क्या हुआ, मजा नहीं आया? नहीं, सब लोग एक साथ चिल्लाकर बोले। तो अर्थ बुरा सा मुंह बनाकर चुप हो जाता है। अर्थ की शक्ल देखकर ख्वाहिश को हंसी आ जाती है। रुद्राक्ष उसे हंसते हुए देख रहा था बिना किसी भाव के। वो कुछ पल उसे देखने के बाद अपना नाश्ता करने लगता है। कुछ देर बाद रुद्राक्ष नाश्ता हो जाने के बाद ख्वाहिश के माथे पर किस करके बोला, टेक केयर स्वीट हार्ट, कोई शरारत नहीं, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना। मैं तुम्हारे लिए एक डॉक्टर की टीम छोड़कर जा रहा हूँ, घर में वो लोग तुम्हें मॉनिटर करेंगे। ओक CH-80 ख्वाहिश कुछ कहती नहीं है। रुद्राक्ष सबके सामने उसके होठों पर एक लंबी किस कर लेता है और कुछ देर बाद उससे दूर होकर उसके माथे पर किस करके वहां से निकल जाता है। ख्वाहिश तिरछी नज़रों से सबको देखती है जो उसे ही बेशर्म की तरह देख रहे थे। उसे ऑकवर्ड लगता है तो वो वहां से अपने रूम में चली जाती है। अर्थ आदित्य के मुंह पर एक थप्पड़ लगाकर बोला, बदतमीज, ऐसे क्या देख रहा है, कभी किसी को किस लड़ते हुए नहीं देखा क्या? आदित्य खुद को संभाल कर बोला, नहीं नहीं देखा नहीं, देखा हुआ है पर भाई को नहीं ना। कितने परफेक्ट थे, वाह। उसे सब अजीब नज़रों से देखते हुए वहां से बाहर निकल जाते हैं। कबीर झुक कर नीति के कान में बोला, अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं भी किस करने में उतना ही परफेक्ट हूँ? वो लोग अब तक कार में बैठ चुके थे। नीति एक तिरछी मुस्कान के साथ उसकी गोद में बैठ जाती है और उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर बोली, लेट्स सी। इतना कहकर वो कबीर के होठों पर किस करने लगता है। कबीर पहले तो सरप्राइज हो चुका था पर फिर वो नीति को कमर से पकड़कर अपने सीने से बिल्कुल चिपकाकर उसके होठों पर पैंशन के साथ किस करने लगता है। दूसरी तरफ मैंशन के अंदर आदित्य कृष्ण को देख रहा था जो अपने फोन पर किसी से चैटिंग करते हुए हंस रही थी। वह कब से बस उसे ही घूर रहा था पर कृष्ण का ध्यान उसकी तरफ नहीं था। आदित्य एक झटके कैसे कृष्ण के हाथ से फोन छीन लेता है और देखता है कि वह किस बात कर रही थी। स्क्रीन को देखकर उसकी आंखें छोटी हो जाती है। वह कृष्ण को घूरते हुए बोला, ये जीत कौन है? कृष्ण अपनी आंखें छोटी करके बोली, तुम्हें उससे किया था, अपने काम से कम रखो, जीत चाहे कोई भी हो। आदित्य कृष्ण को घूरते हुए बोला, देखो लड़की, मुझसे ज्यादा जन मत लड़ाओ, ये बताओ कि यह जीत कौन है? कृष्ण एक गहरी सांस लेकर बोली, जीत हमारा दोस्त है, हमारे साथ कॉलेज में पढ़ता है, हम बस नोट्स के बारे में बात कर रहे थे, लाओ अब हमें हमारा फोन वापस करो। नहीं दे रहा। इतना कहकर आदित्य जीत के नंबर को ब्लॉक लिस्ट में डाल देता है। कृष्णा हैरानी से आदित्य को देख रही थी। वह गुस्से से चिल्लाकर बोली, सी आदित्य गधे के बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे दोस्त को ब्लॉक में डालने की? मेरी हिम्मत कैसे हुई? यह कोई सवाल ही नहीं है, मेरी हिम्मत बहुत आसानी से हो गई और अब तुम उस लड़के से कभी बात नहीं करोगे, समझी मेरी बात? इतना कहकर आदित्य कृष्ण के हाथ को पकड़कर अपने पास खींच लेता है जिससे कृष्णा सीधा आदित्य के सीने से टकरा जाती है। कृष्णा डे से ही कुछ कहने वाली थी। आदित्य उसके होठों को अपने होठों में लेकर उसे पेशन के साथ किस करने लगता है।